नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो है नाट्यशास्त्र परिचय। और यूजीसी नेट का जो पाठ्यक्रम है प्रदर्शनकारी कलाएं नृत्य नाट्य रंगमंच, उसका जो तीसरी यूनिट है वो नाट्यशास्त्र और उससे संबंधित जितनी टीकाएं हैं और उसके अंदर जो एकादश नाट्य संग्रह 11 नाट्य संग्रह या एकादश नाट्य संग्रह इसकी चर्चा करता है, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। वैसे तो नाट्यशास्त्र बहुत वृहद ग्रंथ है, इसका ना आदि है ना मध्य है ना अंत है, और यही इसकी खूबी भी है क्योंकि नाट्यशास्त्र इतना व्यापक है, इतनी चीज़ें हैं कि इसमें कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो नाट्यशास्त्र को हम दो दृष्टि से समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये चर्चा करेंगे यूजीसी नेट के रिगार्डिंग ही हमारा फोकस है। वैसे तो नाट्यशास्त्र ऐसा विषय है जिस पर बहुत सारे विद्वानों ने बहुत मत, बहुत विवाद, बहुत वाद और बहुत अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं, और वो सब ग्राह्य योग्य है, वो सुनने योग्य है, उनका अनुपालन करने योग्य है। और यही इसकी विशेषता भी है क्योंकि नाट्यशास्त्र को हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना हम उसमें और उलझते चले जाएंगे, उतना ही हम उलझेंगे और उतना ही हम सुलझेंगे, क्योंकि नाट्यशास्त्र हमें उलझाता भी है और सुलझाता भी है। यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ कि नाट्यशास्त्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें नाट्य क्या जीवन का एक दर्शन सिखाता है। नाट्यशास्त्र नाट्य अभिनय और कला से संबंधित ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाट्यशास्त्र ने छोड़ा हो। तो सबसे पहले तो नाट्यशास्त्र की हम परिचर्चा शुरू करते हैं। इस विषय में सबसे पहले हम जानेंगे कि नाट्यशास्त्र क्या है, उसका परिचय, माइथोलॉजिकल दृष्टिकोण और यथार्थवादी दृष्टिकोण, फिर यूजीसी नेट के रिगार्डिंग पूरे क्वेश्चंस कब लिखा गया, कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, फिर भरत एक व्यक्ति हैं या परंपरा है, फिर 100 शिष्य या 100 पुत्रों की जो बात होती है, उसके साथ कितने अध्याय हैं, 36 या 37, किन किन वेदों से लिखा गया, क्या कहानी है इत्यादि, और किन किनों ने रक्षा किया या नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में कहानी है उसकी हम जानकारी करेंगे। तो जैसे ही नाट्यशास्त्र शब्द आता है, इसको बहुत सरल, बहुत साधारण तरीके से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। कोई बहुत बड़े बड़े मत नहीं, कोई बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं, कोई बहुत बड़ा दर्शन नहीं। चूंकि हमारा फोकस यूजीसी नेट है, इसलिए हम बहुत सरल ढंग से इसको समझते हैं। इसके लिए बीपीए के विद्यार्थी हों, एमपीए के हों या रिसर्च स्कॉलर पीएचडी हों, उन सबके लिए फ़ायदेमंद हो और उन सबको समझें। तो ये दो शब्दों के सम्मिश्रण से बना है, नाट्य और शास्त्र। अब नाट्य जैसे आपने सुना हो, पाक शास्त्र, भौगोलिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, तो जितने भी जो विधाएं हैं, अर्थशास्त्र है मतलब अर्थ का शास्त्र, राजनीति है मतलब राजनीति का शास्त्र। उसी तरह से नाट्य शास्त्र, नाट्य मतलब इसकी चर्चा हम पहले एपिसोड में की है। नाट्य काव्य की एक विधा है। काव्य की दो विधाएं हैं, गद्य और पद्य, और गद्य का एक भाग होता है नाटक, जिसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। भारतीय नाटक, हिंदी नाटक, संस्कृत नाटक या अंग्रेजी नाटक, सबके अलग अलग तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके रिगार्डिंग हमारा नाट्य होता है। तो नाट्य काव्य की एक विधा जो दृश्य, श्रव्य और प्रदर्शन करने का माध्यम होता है, प्रदर्शनकारी कला होती है, परफॉर्मिंग आर्ट होती है। और शास्त्र का मतलब होता है सिद्धांत, ग्रामर, व्याकरण। अर्थात अगर इसको और सरल तरीके से हम समझें, अर्थात जहां पर हमें नाटक करने का तरीका, सिद्धांत, ग्रामर या व्याकरण सिखाई जाए, वो नाट्यशास्त्र है। जैसे जहां पर हम राजनीति कैसे करें, राजनीति के क्या मूल्य होते हैं, राजनीति के क्या अर्थ होते हैं, क्या नीतियां होती हैं, वो राजनीति शास्त्र हो गया। अर्थ विज्ञान क्या है, अर्थ का हमारा क्या कंसेप्ट रहेगा, कैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करें, तो जहां पर अर्थ नीति का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए वो अर्थशास्त्र। उसी तरह से हमारा नाट्यशास्त्र। अब नाट्यशास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि नाट्यशास्त्र ऐसा ग्रंथ है, ऐसा शास्त्र है जिसमें विद्वान और इसके जो लेखक हैं भरत मुनि या और इसके जो सर्जन करता है ब्रह्मा जी, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा।
नाट्यशास्त्र में एक श्लोक आता है, न तज्ज ज्ञानम न तज्ज शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन यन्न दृश्यते। अर्थात ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई कर्म, ऐसी कोई विधा, ऐसा कोई शिल्प, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाट्य में ना हो, नाट्य शास्त्र में ना हो। तो नाटक शास्त्र जो है, नाट्य शास्त्र वो है, वो ना केवल नाटक का अपितु कर्म, योग, विद्या, संस्कार सब कुछ का ज्ञान प्रदान कर रहा है। न तज्ज ज्ञानम, ज्ञान का, शिल्पम, शिल्प का, न तज्ज ज्ञानम न तज्ज शिल्प, न सा विद्या, ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसी कोई कला नहीं है, ऐसा कोई योग नहीं है, कुछ भी नहीं है जो नाट्य शास्त्र में ना हो। तो नाट्य शास्त्र सिर्फ नाटक का नहीं, जीवन का एक दर्शन है। अर्थशास्त्र भी है इसमें आर्किटेक्चर भी है, इसमें ज्योतिष भी है, इसमें संस्कृत भी है, इसमें व्याकरण भी है, काव्य शास्त्र तो है ही, रसा सिद्धांत। तो नाट्य शास्त्र एक बहुत ग्रंथ और बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भारतीय परंपरा में हमारे पास उपलब्ध है। अगर हम बात करें कि नाट्य शास्त्र को कैसे समझें, तो इसके दो दर्शन हमें समझने पड़ेंगे। एक दर्शन जिसे हम बोले अमूमन विद्वान, जिसको कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नकारते हैं, बहुत ज़्यादा लोग फॉलो भी करते हैं, माइथोलॉजिकल दृष्टिकोण, मिथ, और दूसरा यथार्थ। अब मिथ और यथार्थ, इनमें मैं क्या अंतर समझता हूँ। मिथ ग्रीक वर्ड माइथोस से बना है, जिसका अर्थ होता है कल्पना, आधा सच आधा झूठ, इमेजिनेशन। या हिंदी में मैं उनको सुन रहा था, अपने नाट्यशास्त्र जो आपके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वर्तमान एक्टिंग चेयरमैन हैं अर्जुन देव चारण जी, बहुत उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि इस शब्द को भारतीय विद्वान रेलेवेंट नहीं मानते, क्योंकि मिथ का भारतीय दर्शन में अर्थ हो रहा है मिथ्या। तो हम अपने शास्त्र को मिथ्या तो नहीं मानेंगे, स्वाभाविक है, लेकिन ज़्यादातर विद्वान उसका एक कंसेप्ट मानते हैं। मिथ्या किस दृष्टि में, कि बहुत सारे विद्वान कि नहीं मानते। जैसे नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति की अगर हम कहानी पढ़ेंगे, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसमें पहले ही अध्याय में नाट्यशास्त्र में भरत मुनि कह देते हैं कि ये नाट्यशास्त्र मैंने नहीं लिखा, मुझे ब्रह्मा जी ने दिया, और ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का सर्जन करके ये ग्रंथ दिया। इस हिसाब से तो समस्या पैदा हो जाएगी कि इतना बड़ा ग्रंथ जिसमें सब कुछ है, जिसमें 36 अध्याय हैं, 6000 श्लोक हैं, तो एक व्यक्ति तो नहीं लिख सकता। तो फिर ये तो समस्या उत्पन्न हो गई कि मतलब 5 मिनट का प्रोसेस रहा होगा। तो यहाँ ऐसे विद्वान या ऐसे व्यक्ति या ऐसे कलाकार या ऐसे रंगकर्मी जो नहीं मानते ब्रह्मा को, जो नहीं मानते डायनोसियस को, जो नहीं मानते पोसाइडोन को, जो किसी देवी देवता में विश्वास नहीं करते, यथार्थ में विश्वास करते हैं कि हाँ, नाट्यशास्त्र एक ग्रंथ है, एक किताब है जो पांडुलिपियों के बाद हमारे पास पुस्तक रूप में है, वो यथार्थ है, बाकी इसकी उत्पत्ति संबंधी जो कहानी है वो हम नहीं मानते। तो एक तो माइथोलॉजिकल दृष्टिकोण, जो उसमें कहानी वर्णित है, नाट्य की उत्पत्ति की कहानी बता रहा है, वो दृष्टि, और दूसरी उस दृष्टि को नहीं मानने वाले, उसकी पांडुलिपियाँ, उसमें छिपे अर्थ, उनकी यथार्थ में बात करने वाले लोग। तो दो दर्शन के हिसाब से हम समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी चीज़ें। सबसे पहले तो यथार्थ में नाट्यशास्त्र है क्या। तो जैसा नाट्यशास्त्र आज हम देख रहे हैं, वैसा नाट्यशास्त्र लगभग 1826 से पहले नहीं था। सिर्फ ये चर्चा हो रही थी कि नाट्यशास्त्र नामक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज, महत्वपूर्ण ग्रंथ था भारतीय परंपरा में। चूंकि जो बाद के टीकाकार थे नाट्यशास्त्र के, दशरूपक, धनंजय ने लिखा, या अभिनव भारती, ये जो पांडुलिपियां में मिल गई थी, जो 10वीं शताब्दी के बाद थी, उनमें हर जगह नाट्यशास्त्र का जिक्र आ रहा था। तो ये सिद्ध हो रहा था कि नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ था, लेकिन नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियां हमें नहीं मिल रही थी। तो सबसे पहले ये हम सब यथार्थ, ये जो बिल्कुल वास्तविक अप्रोच की बात कर रहे हैं, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो नाट्यशास्त्र 1826 में डॉक्टर H.S. विल्सन ने इसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया, और 1950 में डॉक्टर मनमोहन घोष ने इसे अनुवाद किया इंग्लिश में, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया से इसको पब्लिश किया गया। अब नाट्यशास्त्र जो लिखा गया, इस दृष्टि में दो दर्शन हमें मिल रहे हैं कि नाट्यशास्त्र की जो पांडुलिपियां हमें प्राप्त हुई 1826 के बाद, जिन पर रिसर्च पेपर वगैरह लिखवाया गया, और पांडुलिपियां अलग अलग जगह से निकली,
ऐसा नहीं है एक जगह से पूरे 36 के 36 अध्याय मिल गए, कहीं हमें 14 अध्याय मिल गए, फिर हमें 16वां अध्याय मिला, फिर 18वां मिला, फिर 22वां मिला, फिर 36वां मिला। ऐसे अलग अलग जगह से पांडुलिपियां मिली, उनको संग्रहित करा के फिर प्रकाशित कराया गया। तो इससे दो बातें सिद्ध हो रही हैं। एक तो नाट्य शास्त्र जगह जगह था, उसकी प्रामाणिकता, उसकी वैल्यू अलग अलग जगह थी, अलग अलग क्षेत्रों में थी। नाट्यशास्त्र प्रचलित था और नाट्यशास्त्र का जो सिद्धांत और दर्शन था उसके आधार पर नाटक का मंचन हो रहा था, फॉलो हो रहे थे, और बड़ी पॉपुलर किताब रही होगी अपने कालखंड में ये, क्योंकि इसके अलग अलग वो मिलते हैं। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी हमें जो अध्याय मिले हैं वो 36 मिले हैं संग्रहित करके, क्या पता कालांतराल में कहीं खुदाई हो और कुछ और पांडुलिपियां मिल जाएं, मतलब 36 की जगह 40 अध्याय भी हो सकते हैं। तो ये निरंतर खोज और जारी का विषय है। यही नाट्यशास्त्र की खूबी है, यही इसकी एक अद्भुत बात है जो नाट्यशास्त्र का बहुत इसको एक बड़े लेवल पर लेके जाता है, जो अन्य किसी ग्रंथ में हमें देखने को नहीं मिलता। इसके बाद नाट्यशास्त्र जो आज हमें वर्तमान रूप में मिल रहा है उसमें 36 अध्याय हैं या 37, ये विवाद का विषय है। चूंकि नाट्यशास्त्र के 4 प्रकाशक हैं। पहला प्रकाशक है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया कलकत्ता, जो डॉक्टर मनमोहन घोष प्रकाशित करते हैं। दूसरा गायकवाड़ सीरीज बड़ौदा। तीसरा है निर्णय सागर प्रेस मुंबई। और चौथा चौखंबा संस्कृत संस्थान वाराणसी या काशी। तो जो काव्यमाला सीरीज के अंतर्गत निर्णय सागर प्रेस बंबई से छपने वाला नाट्यशास्त्र है उसमें 37 अध्याय हैं। चौखंबा प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित होने वाले नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं। प्राच्य विद्या संस्थान बड़ौदरा से प्रकाशित होने वाले नाट्यशास्त्र में भी 37 अध्याय हैं। अब नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं या 37 अध्याय हैं, ये विवाद का विषय रहा है, हमेशा से इस पर कॉन्ट्राडिक्शन रहा है। 12वीं शताब्दी में अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती नामक एक ग्रंथ लिखा, महत्वपूर्ण ग्रंथ था, और उसके मंगलाचरण में उन्होंने लिखा कि मैं नाट्यशास्त्र के 36 अध्यायों की व्याख्या कर रहा हूं। लेकिन जब उन्होंने ग्रंथ समाप्त किया तो कहते हैं मैं 37वें अध्याय पर यहां पर समाप्ति करता हूं। तो उन्होंने शुरुआत 36 के नाम से की और 37वें पर समाप्त किया। तो दोनों मत हैं। अब यूजीसी नेट में 36 माने जाएं या 37 माने जाएं, तो ज्यादातर जितने क्वेश्चंस के हमने आंसर सॉल्व किए हैं और उनकी जो आंसर कीज वगैरह भी आई हैं, तो उसमें जो मैंने कहा जिन दो जहां पर 36 अध्याय प्रकाशित हो रहे हैं, चौखंबा संस्कृत संस्थान वो वाले, तो उनको फॉलो किया जा रहा है। तो हम नाट्यशास्त्र के 36 अध्याय वाले क्वेश्चन पर टिक करेंगे। वैसे तो 36 और 37 विवाद का विषय है और ये विवाद का विषय रहेगा। खूबी है चूंकि अब इसमें 36 के 36 अध्यायों में सिर्फ एक चीज है कि थोड़ा सा कहीं किसी चैप्टर को एलोबरेट कर दिया और 36 अध्याय हो अंत में या 37 अध्याय, अल्टीमेट उसमें नाट्य की भूलोक पर अवतरण की कथा है। तो 36 अध्याय या 37 अध्याय ये विवाद का विषय है, इसको बना रहने दीजिए, हमें इससे कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। लेकिन क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम इसमें फॉलो करेंगे कि नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं। इसके बाद इसमें 6000 श्लोक हैं। जब पूरा जो नाट्यशास्त्र वर्तमान स्वरूप हमारे पास उपलब्ध है उसमें 6000 श्लोक हैं और वो सब संस्कृत में लिखे गए। अब उसमें विवाद क्यों है? क्योंकि वो श्लोक फॉर्म में है और उसकी विद्वानों ने, संस्कृत के नाट्याचार्यों ने, रंगकर्म के नाट्याचारों ने अलग अलग ढंग से अपनी अपनी व्याख्याएं की हैं। अब यहां हमारे पास दो चीजें समझने के लिए हैं। एक तो नाट्यशास्त्र हमारे पास जो फॉर्म में है वो स्क्रिप्ट फॉर्म है, रिटन फॉर्म में है। वी डोंट हैव एनी आर्कोलॉजिकल एविडेंस रिगार्डिंग नाट्यशास्त्र। वास्तव में नाट्यशास्त्र का मंचन कैसे होता था, उसका प्रदर्शन का क्या प्रमाण था, उसकी कैसा कंसेप्ट था, ये नहीं मालूम। तो नाट्यशास्त्र में जो श्लोक हैं उन श्लोकों को पढ़ के, उनको समझ के, उनके आधार पर हमेशा नाट्यशास्त्र का मंचन किया जा रहा है, नाट्यशास्त्र की चीजें बनाई जा रही हैं। तो हम जितने भी रंगकर्मी देखते हैं जो नाट्यशास्त्र को फॉलो करके नाटक करते हैं, वो मूल रूप से उन नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों का पालन करके करते हैं। लेकिन उस तत्कालीन समय में नाट्यशास्त्र का क्या स्वरूप था, इसके बारे में कोई व्यक्ति प्रमाणिक रूप से नहीं कह सकता, इसलिए हमेशा से अनुमान का विषय रहेगा और ये ठीक भी है।
तो जो व्यक्ति ये दावा करे कि मैं नाट्यशास्त्र में जो सिद्धांत हैं उन्हीं के आधार पर जैसा लिखा गया है वैसा ही नाटक का मंचन कर रहा हूं, ये संभव हो ही नहीं सकता। ये वो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। क्योंकि इसके पीछे कारण ये रहा है कि हिंदुस्तान की जो भारतीय परंपरा है, यहाँ लेखन की परंपरा नहीं रही, हमेशा वाचन या मौखिक परंपरा रही। हम इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म हमारे यहाँ ज़्यादा डेवलप हुई। गुरु ने कहा, ज्ञान गुरु के अंदर था, उन्होंने वाचक परंपरा से अपने शिष्यों को दे दिया, शिष्य ने उस ज्ञान को आगे बढ़ाया। और एक और कारण था कि बहुत सारी विधाएं जो थी, बहुत सारी जो ज्ञान थे वो एक एक विधा कम देते थे, तो धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी विधाएं और कलाएं थी वो विलुप्त भी होती चली गई। तो बहरहाल ये बाद का विषय है। तो नाट्यशास्त्र को हम ये भी कह सकते हैं कि नाट्यशास्त्र काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है जिसमें ये नाट्यशास्त्र लिखा गया, और 6000 इसमें श्लोक है, इस कारण इसको षट साहस्त्री संहिता भी कहते हैं। इसके बाद फिर एक और विवाद आता है, वाद और विवाद में भरत। तो नाट्यशास्त्र की जो उत्पत्ति है उसके अनुसार ये कहते हैं कि भरत एक व्यक्ति है या अनेक। चूंकि नाट्यशास्त्र जिस हिसाब से लिखा गया 36 अध्याय, फिर प्रत्येक अध्याय में उसका अलग अलग वर्णन, अगर आप देखेंगे तो पूरे नाट्यशास्त्र में 11 चीज़ें जिनको एकादश नाट्य संग्रह हम कहते हैं। रसा भावा अभिनया धर्मी वृत्ति प्रवृत्ति ही सिद्धि स्वरस्त आत्तोद्यम कानम रंगस्य संग्रह। रस भाव अभिनय धर्मी वृत्ति प्रवृत्ति आत्तोद्गान रंगमंडप स्वर और सिद्धि। अगर हम हस्त की ही बात करें तो नाट्यशास्त्र में 13 प्रकार के हस्त बताए हैं। सिर की मुद्राएं बताई हैं। आकंपित, कंपित, दुत, विद्युत, परिवाहित, आधूत, अवधूत, अंचित, निहंचित, पराव्रत, लोलित और क्षिप्त इत्यादि। और किसी जो उनकी टीका है उनमें अलग बताए हैं। 72 प्रकार की आंखों की, 64 प्रकार की हस्त मुद्राएं, अंग, उपांग, प्रत्यांग, सिर, हस्त, बक्ष, पार्श्व, कटी, पैर, कंधा, बाजू, पीठ, उदर, उरु और जंघा, मतलब बॉडी के जितने जितने पार्ट हैं उनका बहुत माइन्यूट डिस्क्रिप्शन नाट्यशास्त्र में दिया है। इतनी डिटेल। तो यहां यह सिद्ध होता है कि कोई एक व्यक्ति तो नहीं लिख सकता। अगर चलिए जीवन काल भी उसका 100-150 साल भी रहा हो, लेकिन इतना तो नहीं कर सकता, क्योंकि एक एक चीज का डिस्क्रिप्शन है। तो क्या पता भारत की जो नाट्यशास्त्र में हम कहते हैं भारत के 100 पुत्र हैं या भारत के 100 शिष्य हैं, वो सब कुछ लिख रहे हों और भरत नाम से किताब पब्लिश हो रही हो। तो जैसे कहते हैं दंतिल भरत, कोहल भरत, तंडु भरत, ये सब नाम से लिख रहे हों अलग अलग चैप्टर और अलग अलग विषयों पे काम कर रहे हों और भरत नाम से किताब लिखी जा रही हो, तो ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी एक दृष्टव्य होता है कि कहीं भी कोई भी किताब अलग अलग राइटर लिखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ राइटिंग अगर बदलती है चैप्टर में तो वो जर्क आता है, वो समझ में आ जाती है, फ्लॉज होते हैं वो। लेकिन पूरे नाट्यशास्त्र में कहीं हमें ऐसा दृष्टव्य नहीं होता कि उसमें कुछ कोई अलग राइटर लिख रहा है। मतलब एक रिदम जो है उस नाट्यशास्त्र की जो खूबी है, वो बिगिनिंग मिडिल जो एंड बना हुआ वो है, और एक चैप्टर की चर्चा लगातार कई चैप्टरों में हो रही है। तो ये नाट्यशास्त्र की खूबी है और यही इसका विवाद का जो विषय है वो उसकी खूबसूरती मानता हूं मैं। क्योंकि अगर जिन चीज़ों पे विवाद होना बंद हो जाए, उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया जाए, तो उसकी बहुत समय तक समय अंतराल तक वो रह नहीं पाती। जिन चीज़ों में जितना मतांतर होता है वह उतने कालखंड तक सरवाइव करती हैं। आज रामायण इतना महत्वपूर्ण विषय क्यों है? हर देश में रामायण की कथा किसी न किसी रूप में और किसी नाम से प्रचलित है, क्योंकि रामायण में बहुत मत है। राम के चरित्र को लेकर भी विवाद है और राम के अच्छे चरित्र को लेकर भी विवाद है, सीता को लेकर भी विवाद है, लक्ष्मण को लेकर भी विवाद है, रावण को लेकर विवाद है। तो जितना वाद विवाद जिस ग्रंथ में होगा वो ग्रंथ उतना लंबे समय तक सरवाइव करता है। अब हम नाट्यशास्त्र की जो माइथोलॉजिकल परंपरा है, तो जैसा मैंने आपको कहा 36-37 अध्याय, 4 मैंने प्रकाशनों के नाम बताई दिए, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि विद्यार्थियों की जानकारी के लिए इतना ही पर्याप्त होगा कि भरत केवल एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, वरन प्राचीन काल में भरत एक परंपरा का नाम है। तो भरत केवल व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि एक नट समुदाय है। और नाट्यशास्त्र में संस्कृत में अच्छी प्राचीन शब्द मिलते हैं जिनका वास्तविक अर्थ आज यहाँ निकालना संभव नहीं है। तो उनकी जो मूल भावना है उसी के नाम से आज हमें संतोष करना पड़ेगा। तो भरत जाति थी,
भरत व्यक्ति थे, भरत अभिनेता थे, ये विवाद का विषय है जो नाट्यशास्त्र के दौरान हमें पढ़ना पड़ेगा। चूँकि इस विषय का इतने जल्दी निराकरण निकल नहीं सकता और निकलना भी नहीं चाहिए, इसके लिए बहुत समय लगेगा और कभी और इस विषय पर चर्चा करने का हम लोगों को समय मिलेगा या पढ़ने का हमें मौका मिलेगा तो हम इसको करेंगे। लेकिन अभी तो हम यूजीसी नेट के रिगार्डिंग ही पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस उसी पर होना चाहिए। तो अब हम नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति संबंधी जो कहानी है उस पर चर्चा करते हैं, जो माइथोलॉजी। तो नाट्यशास्त्र का पहला ही जो अध्याय है वो नाट्य की उत्पत्ति का आधार है। नाट्यशास्त्र पहले ही अध्याय में भरत मुनि जो हैं वो अपनी उत्पत्ति, नाट्यशास्त्र कैसे लिखा गया, क्यों उसकी आवश्यकता, उसका जानकारी देते हैं। मतलब ग्रंथ पहले ही चैप्टर में उसकी रचना क्यों हुई उसके बारे में अपनी बात को अभिव्यक्त कर देता है। तो कहानी बड़ी बड़ी जबरदस्त सी कहानी, बड़ी प्यारी सी कहानी, इसको सुनकर बड़ा आनंद आता है। तो भारतीय सनातन पद्धति में 4 प्रकार के युग माने गए हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। वैसे तो द्वापर पहले आना चाहिए लेकिन इसके पीछे भी एक मत है, तो उन्होंने उल्टा कर दिया, पूरा युग पलट दिया। बड़े इंडिया में ये भारतीय सनातन पद्धति में बड़ी मिथ की परंपराएं घुसी हैं, रमी हुई हैं और जो उसकी खूबसूरती बढ़ाती हैं। तो पहला सतयुग, दूसरा त्रेता, फिर तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। तो त्रेता युग में जब लोगों के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, असूया, अहंकार जैसी भावनाएं ग्रसित हो गईं, लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख या दुखी रहने लगे, लेकिन जब उनमें अनाचार, दुराचार या दूसरों के प्रति एक जलन, द्वेष जैसी भावनाएं विकसित होने लगीं, तब देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। क्योंकि बहुत सारे लोग अनाचार, दुराचार में लिप्त रहने लगे। उसका कारण ये था कि पहले 4 वेद थे, अध्ययन के लिए मात्र 4 हमारे पास उपलब्ध ग्रंथ थे। 4 वेद: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन चारों वेदों के जो अध्ययन की मान्यता थी वो सिर्फ ब्राह्मण या क्षत्रियों तक थी। शूद्र के लिए वेदों का सुनना तक संभव नहीं था। अब स्वाभाविक जो व्यक्ति अध्ययन नहीं करेगा, अध्यापन नहीं करेगा, तो वो दुराचार, अनाचार में लिप्त रहेगा, वो अपने अपने हिसाब से वो कर्म करेगा। तो देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए और प्रार्थना की कि प्रभु, इस जो धरती पर लोग इस तरह से अनाचार, दुराचार में लिप्त हो रहे हैं, उसका कारण ये है कि वेदों के अध्ययन की मान्यता सभी के लिए संभव नहीं है। इसलिए आप कोई ऐसा ग्रंथ बनाइए, ऐसा कोई क्रीडनीयक बनाइए जो सभी के लिए लाभदायक हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और फलदायक हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम कहानी के पीछे जाते हैं थोड़ा सा। नाट्यशास्त्र जैसे ही हम पढ़ते हैं तो पहला श्लोक है नाट्यशास्त्र का, पहले अध्याय में पहला श्लोक: प्रणम्य शिरसा देवो पिता महेश्वरौ नाट्यशास्त्रम प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा युददाहतम। ब्रह्मा, पितामह ब्रह्मा और भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए मैं नाट्यशास्त्र उनको समर्पित करता हूँ। तो नाट्यशास्त्र में ऐसा है कि उनके जो एक बार जो आपके भरत मुनि जी हैं